हेलो स्टूडेंट्स, धुरीना शिक्षा ऐप पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम अपन ने लाइट शुरू किया था, प्रकाश शुरू किया था, अब उसे अपन आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे प्रकाश। लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ना शुरू किया था? प्रकाश पढ़ना शुरू किया था। लास्ट टाइम अपन ने प्रकाश पढ़ना शुरू किया था। अब बात करते हैं आगे। प्रकाश। अब प्रकाश को अपन आगे बढ़ाएंगे। देखो लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम अपन ने सबसे पहले प्रकाश पढ़ा था, प्रकाश के विभिन्न स्वरूप पढ़े थे। उसके बाद में अपन प्रकाश पर आधारित घटनाएं, जिसमें अपन ने सबसे पहले क्या शुरू किया था? परावर्तन शुरू किया था। क्या शुरू किया था? परावर्तन। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ लिया था? विसरित परावर्तन पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? अब विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन पढ़ लिया था। फिर अपन ने परावर्तन के नियम पढ़ लिए थे। उसके बाद में अपन ने क्या शुरू किया था? दर्पण शुरू किया था। क्या शुरू किया था? दर्पण। कि दर्पण उत्तल और अवतल दो प्रकार के दर्पण होते हैं, ठीक है, वो बातें शुरू की थी। फिर अपन ने क्या पढ़ना शुरू किया था? कि दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, दर्पण से संबंधित जो डेफिनेशंस है वो हमने पढ़ ली थी। जैसे वक्रता केंद्र है, फोकस है, मुख्य फोकस है, ध्रुव है, ठीक है, इन सब चीज़ों को अपन ने पढ़ लिया था। अब उसी क्रम को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। अब उसी क्रम को अपन क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं अपन दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। आगे अपन क्या पढ़ेंगे? दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, फिर पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो आज की हेडिंग क्या रहेगी? समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। समतल दर्पण से समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। 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 देखो समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समतल दर्पण में समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, या समतल दर्पण में अपन जो अपना चेहरा देख पाते हैं, उसका कारण है रिफ्लेक्शन। उसका कारण क्या है? रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। परावर्तन के कारण ही हमें दर्पण के अंदर अपना चित्र दिखाई देता है, या दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। देखो बिल्कुल इजी सा है, ज़्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है। देखिए ये समतल दर्पण है, ये क्या है? कोई समतल दर्पण है, ठीक है। ये इसके सामने ये कोई वस्तु है, या मान लो आप हो, मान सकते हो ना। देखो इसके सामने ये कोई वस्तु है, इसके सामने ये क्या है? कोई वस्तु है। अब देखिए आगे। अब देखो इससे चलकर जाने वाली प्रकाश किरण है वो इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से जाएगी। ये दर्पण से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगी। भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाएंगी? परावर्तित। अलग अलग डायरेक्शन में ये क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगी। अलग अलग डायरेक्शन में ये क्या हो जाएंगी? परावर्तित। अब ये एक दूसरे के आगे चलकर क्या हो गई है? समांतर हो गई हैं। जब ये आगे चलकर एक दूसरे के समांतर हो गई हैं तो ये कभी मिलेंगी ही नहीं। कभी नहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इस प्रकार से। इस प्रकार से पीछे की ओर ये प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी। इस प्रकार से पीछे की ओर ये प्रकाश किरणें मिलती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी। और यहाँ पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर है? देखो ये कोई वस्तु है, इससे पहले चलकर प्रकाश किरण ये गई
और दूसरी प्रकाश किरण चलकर ये गई। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो मैंने रैंडमली कोई 2 प्रकाश किरणें ले ली, यानी स्वतंत्रतापूर्वक मैंने कोई 2 स्वतंत्र रूप से कोई 2 प्रकाश किरणें ले ली। ये दर्पण से टकराकर इस प्रकार अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इनकी आभासी स्थिति कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, इस प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, उनकी बात करते हैं। देखो, ये पहला प्रतिबिंब बताइए, पहली विशेषता क्या है, ये प्रतिबिंब आभासी है। ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरणें वो यहाँ पर वास्तव में मिल नहीं रही है, यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तव में मिल नहीं रही है, इसलिए यह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। आगे देखो, 2 नंबर पे बात करते हैं। मैंने बताया आपको आभासी हमेशा सीधा होता है, आभासी का मतलब झूठा, और झूठा आदमी है वो हमेशा सीधा चलता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि आभासी प्रतिबिंब है तो कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी सीधा, आभासी सीधा। आगे बात करते हैं, 3 नंबर पे बात करें। अब एक बात और सुनो, जैसे तीसरे में बात करते हैं, ये डिस्टेंस होती है v, ये क्या होती है v, और ये डिस्टेंस होती है u, यानी वस्तु की दर्पण से दूरी को स्मॉल u से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी को स्मॉल v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल v से। वस्तु की दर्पण से दूरी को डिनोट किया जाता है स्मॉल u से, किससे, स्मॉल u से, और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी को स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, u बराबर v। तीसरी कंडीशन क्या है, u बराबर v। ये तीसरी विशेषता है। क्या है ये, तीसरी विशेषता। अब चौथी विशेषता देखो, आभासी सीधा एवं वस्तु के बराबर बोल सकते हो, आभासी सीधा एवं वस्तु के बराबर। ठीक है, आभासी सीधा एवं वस्तु के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समतल दर्पण का छोटे से छोटा टुकड़ा भी, समतल दर्पण का छोटे से छोटा टुकड़ा भी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण का छोटे से छोटा टुकड़ा भी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है। अब देखो, तो आभासी सीधा वस्तु के बराबर, u बराबर क्या होगी, v होगी। कहने का मतलब दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है, उतनी ही दूरी पर वस्तु का क्या बनेगा, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है। आगे देखिए, आगे बात करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दर्पण के बारे में, सबसे समतल दर्पण के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुनो। समतल दर्पण के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो समतल दर्पण है ना, वो हमेशा पार्श्व प्रतिबिंब का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पार्श्व प्रतिबिंब। वो हमेशा पार्श्व प्रतिबिंब का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पार्श्व प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अब देखिए, ये पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है, ये पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है। देखो, पार्श्व प्रतिबिंब, देखो पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है उसकी बात सुनते हैं। कभी आपने ट्राई किया होगा, ड्रेसिंग टेबल मान लो या कोई और दर्पण मान लो, उसके सामने बैठकर लिखना। आप कभी उसके सामने बैठकर इस प्रकार से लिखना, तो आपको ऐसे लगेगा कि जो दर्पण के अंदर बैठा है ना, वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है। ठीक है, जैसे ही आप, जैसे मान लो आप ऐसे लिख रहे हो, तो दर्पण के अंदर है ना, वो इस प्रकार से लिखता हुआ दिखेगा। यानी आप दाएं हाथ से लिख रहे हो ना, तो आपका प्रतिबिंब जो दर्पण के अंदर है, यानी जो आप दर्पण के अंदर हो, वो लेफ्ट हैंड से लिखता हुआ दिखाई देगा। वो लेफ्ट हैंड से लिखता हुआ दिखाई देगा। मतलब क्या हुआ कि वस्तु का दायां, वस्तु का दायां प्रतिबिंब का बायां दिखाई देता है। वस्तु का दायां प्रतिबिंब का बायां तथा
वस्तु का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग दिखाई देता है। वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां दिखाई देता है। पार्श्व प्रतिबिंब किसे कहेंगे? देखो, वस्तु का दायां भाग वह प्रतिबिंब जिसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां दिखाई देता है तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने दोस्त से शेक हैंड करते हो, अपने दोस्त से हाथ मिलाते हो, तो जाहिर सी बात है आप ये हाथ निकालोगे ना, तो आपका दोस्त इस डायरेक्शन वाला, इस वाला हाथ निकालेगा। लेकिन आप दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ उठाना, तो आपके सामने वाला है ना शख्स, वो अपोजिट साइड वाला हाथ नहीं निकालकर इस साइड वाला हाथ निकालता है, जो वास्तव में उसका क्या होता है? बायां होता है। क्लियर है? हाँ, तो ये क्या थी? समतल दर्पण की 2-3 विशेषताएं थी। दोबारा सुन लो एक बार, थोड़ा साथ के साथ नोट करना चाहो तो कर सकते हो। किस प्रकार से ये वस्तु है? ये वस्तु है, इससे चलकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, अब ये आभासी तौर पर मिलती हुई प्रतीत कहाँ होंगी? पीछे की ओर या दर्पण के अंदर। ठीक है, जिससे वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। यह वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, सीधा है, वस्तु के बराबर है। आभासी है, सीधा है और वस्तु के बराबर है। अगली बात क्या है कि इसमें u बराबर क्या होता है? v होता है। इसका मतलब क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। एक ही बात है, u बराबर क्या होगा? v होगा। आगे बात करते हैं, समतल दर्पण है वो हमेशा पार्श्व प्रतिबिंब का निर्माण करता है। समतल दर्पण हमेशा किस प्रतिबिंब का निर्माण करता है? पार्श्व प्रतिबिंब का निर्माण करता है। पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है? वह प्रतिबिंब जिसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां दिखाई देता है तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां दिखाई देता है। ठीक है? हाँ, अब देखो, समतल दर्पण के बारे में आपको 2 फैक्ट और बता देता हूँ, 2 अच्छी बातें और बता देता हूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके सामान्य ज्ञान के लिए, याद रखना। देखो, आगे बात करते हैं। नोट लगा के लिखना चाहो तो इस प्रकार से नोट लगा के लिख सकते हो। क्या है? देखो, याद रखने वाली बात क्या है? देखो, पहली बात, समतल दर्पण का छोटे से छोटा टुकड़ा, समतल दर्पण का छोटे से छोटा टुकड़ा हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण का छोटे से छोटा टुकड़ा हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो क्या है? समतल दर्पण का छोटे से छोटा टुकड़ा, समतल दर्पण का छोटे से समतल दर्पण का छोटे से छोटा टुकड़ा, समतल दर्पण का छोटे से छोटा टुकड़ा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। छोटे से छोटा टुकड़ा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण का छोटे से छोटा टुकड़ा हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। देखो, समतल दर्पण से वस्तु की लंबाई के बराबर, वस्तु की लंबाई के बराबर स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए, स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की तुलना में आधी होनी चाहिए। जैसे मैं बता दूं, अगर आपको आपकी लंबाई के बराबर दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो दर्पण की लंबाई आपकी हाइट की तुलना में कम से कम आधी होनी चाहिए।
वरना आपको एक साथ आपका पूरा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। क्लियर है। एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ कि समतल दर्पण का छोटे से छोटा टुकड़ा भी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, चाहे कितने ही टुकड़े हो, एकदम छोटा सा टुकड़ा हो वो भी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन अगर आपको स्पष्ट रूप से आपकी लंबाई के बराबर प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की जो हाइट है वो आपकी हाइट की तुलना में हाफ होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। यानी दर्पण की जो ऊंचाई है, दर्पण की ऊंचाई है वो आपकी ऊंचाई की तुलना में क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो समतल दर्पण से वस्तु की लंबाई के बराबर स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से, दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से, वस्तु की लंबाई से कम या आधी होनी चाहिए, कम से कम आधी होनी चाहिए, या मैं सीधा लिख देता हूं आधी होनी चाहिए। ये लो जी। हाँ, तो समतल दर्पण से वस्तु की लंबाई के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो आगे, तो ये तो था समतल दर्पण। ठीक है, ये समतल दर्पण को अपन ने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अपन बात करते हैं गोलीय दर्पण की। किसकी बात करते हैं, गोलीय दर्पण की, यानी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, किस प्रकार के उसके नियम हैं, कैसे वो प्रभावित होते हैं, उनकी लंबाई कैसी होती है, कैसी उनकी प्रकृति होती है, कितना उनका आवर्धन होता है, उन सब बातों को अपन डिटेल से जानेंगे। ठीक है। आपकी 10th क्लास के सिलेबस में स्टूडेंट्स गौर करना इस बात में, सबसे लंबा चैप्टर है ये। एक तो आपका जो सेकंड चैप्टर है ना, ह्यूमन सिस्टम यानी मानव तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र वगैरह वगैरह, वो है, वो सबसे बड़ा चैप्टर है। और एक ऑप्टिक्स का ये जो चैप्टर है ना, वो एक लंबा चैप्टर है। ठीक है, लंबा लेकिन बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए एक साथ धारा प्रवाह तरीके से अगर आप इसे कंटिन्यू पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक भी बार अगर आपने मिस कर दिया, आपने एक भी बार या एक भी बात आपने मिस कर दी ना, तो ये चैप्टर आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर इस चैप्टर को प्रॉपर समझना है तो धीरे धीरे लगातार पढ़िए। अब देखो आगे बात करता हूं मैं। अब मैं बात करता हूं गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। जो गोलीय दर्पण है ना, उससे प्रतिबिंब निर्माण के नियम क्या क्या हैं, कैसे वो नियम बनते हैं, किस प्रकार से वो नियम चलते हैं, उनकी अपन बात करेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है। उसके 4 नियम हैं। कितने नियम हैं, 4। चारों नियमों को एक साथ एक ढंग से याद करना है। देखिए कौन कौन से हैं। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। देखिए कैसे, ये अवतल दर्पण है ना, क्या है ये, अवतल दर्पण। क्या है ये, अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण है। अब देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई। अब ये दर्पण से टकराने के बाद है ना, कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, यानी एफ से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, यानी मुख्य फोकस से गुजरेगी। और इस एफ का, ये जो इतनी डिस्टेंस है, ये क्या है, एफ है। इस एफ का डबल क्या होता है, आर होता है। इस एफ का डबल क्या होता है,
आर, याद रह जाएगा ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे सी बोलते हैं ना, हाँ, वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं उत्तल दर्पण के लिए बात करूँ ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, वो देखो क्या है, वो ये है, ये हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गया P, इसका P ये है। ठीक है, अब देखो ये प्रकाश किरण अपने पथ पर वापस आ जाएगी। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अब यहाँ से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन ये आगे की ओर, ठीक है, लेकिन ये आगे की ओर जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ये आगे की ओर मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ये एफ रहा, इसे गुजरती हुई प्रतीत होगी, और ये इसका डबल क्या हो गया, यहाँ पे सी हो गया। क्लियर है, पहला नियम कंप्लीट। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के पैरेलल या समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम जस्ट इसका अपोजिट है। दूसरा नियम है ना, वो बिल्कुल इसका क्या है, अपोजिट है। क्या है वो नियम, वो देखो, वो नियम ये है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो कैसे, नियम क्या है 2 नंबर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद या दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। दोबारा देखो एक बार, थोड़ा सा इसे एडिट करते हैं, माफ़ करना, एक बार थोड़ा सा इसे एडिट करते हैं। देखो क्या बता रहा हूँ, पहला नियम क्या था, समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है ना, तो इसका अपोजिट नियम क्या है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए किस प्रकार से, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मुख्य फोकस F। अब इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण, इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजर रही है, यहाँ पर ये दर्पण से टकराई और दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अगर यही बात अपन उत्तल दर्पण में लागू करें ना, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें वास्तव में प्रकाश किरण है वो मुख्य फोकस से गुजरती नहीं। अब देखो होगा क्या, देखो इस डायग्राम पर ध्यान दो। अब ये प्रकाश किरण है वो यहां से जाकर इस दिशा में गई है ना, अब प्रकाश किरण इस दिशा से आएगी और टकराकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। लेकिन वो आती हुई कहां से दिखाई देगी, मुख्य फोकस से आती हुई दिखाई देगी। गौर करना, देखो हकीकत में प्रकाश किरण समांतर गई थी, वो इस डायरेक्शन में गई है ना, अब इस डायरेक्शन से प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होगी और वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। लेकिन वो आती हुई दिखाई कहां से देगी, मुख्य फोकस से। देखो कैसे, अब देखो रियल में प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी,
रियल में प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी, ठीक है, और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। लेकिन ये आती हुई दिखाई कहाँ से देगी, मुख्य फोकस से आती हुई दिखाई कहाँ से देगी, ये मुख्य फोकस से आती हुई दिखाई देगी। समझ गए ना बात को। हाँ देख लो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से गुजर गई, अब मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। दो नियम कंप्लीट। तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम क्या है वो देखो, अब बात करते हैं अपन तीसरे नियम की। तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है, बिल्कुल इजी सा है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र यानी सी से गुजरने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र यानी सी से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपने पथ पर ही वापस लौट आएगी। सी से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपने पथ या रास्ते पर ही वापस लौट आती है, ठीक है। और यह किरण है ना वो दर्पण पर अभिलंब होती है, यह किरण क्या होती है, दर्पण पर अभिलंब होती है, यानी 90 डिग्री से टकराती है, 90 डिग्री पर वापस आ जाएगी। क्लियर है। जिस प्रकार लंब नहीं होता क्या आप मैथ में पढ़ते हो, ठीक उसी प्रकार देखो, यानी अभिलंब से गुजरने वाली प्रकाश किरण, अभिलंब से गुजरने वाली प्रकाश किरण, अभिलंब से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपने पथ पर, अभिलंब से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपने पथ पर वापिस अपने पथ पर वापिस लौट आती है, अपने पथ पर वापिस लौट आती है, अपने पथ पर वापिस लौट आती है। समझ रहे हो बात को। जो वक्रता केंद्र यानी सी से गुजरेगी वो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपने पथ पर वापस लौट आएगी। देखो कैसे, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये F हो गया, ये इसका डबल क्या हो गया C। अब कोई प्रकाश किरण अगर C से गुजर रही है, अगर कोई प्रकाश किरण C से गुजर रही है तो वो अपने पथ पर ही वापस लौट आएगी, तो वह अपने पथ पर ही क्या होगा, वापस लौट आएगी। किसी प्रकार गुजरे, चाहे ऐसे गुजरे, चाहे ऐसे गुजरे, ये भी अपने पथ पर वापस आ जाएगी। चाहे कोई भी एंगल से किसी भी प्रकार गुजरे तो यह अपने पथ पर वापस लौट आती है। क्लियर है ना। हाँ, तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपने पथ पर वापस लौट आएगी। अगर यही बात अपन उत्तल दर्पण में लागू करें तो देखिए कैसे होगा। ठीक है, अब देखो, अब उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र इस साइड में होगा ना, इस साइड में, ये मान लेता हूं मैं, यहां पर क्या है C है। अब देखो होगा क्या कि प्रकाश किरण है ना वो यहां पर टकराकर इस प्रकार से अपने पथ पर यहीं से वापस चली जाएगी, लेकिन वो आती हुई दिखाई कहां से देगी, C से देगी। कहां से दिखाई देगी, C से। इस प्रकार देखो, प्रकाश किरण है वो यहीं पर दर्पण से टकराकर वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण है वो दर्पण को आर पार नहीं कर सकती, दर्पण के आर पार नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर चमकदार, उसके पीछे की ओर चमकदार पॉलिश होती है, और चमकदार पॉलिश है ना वो प्रकाश किरण को आगे नहीं जाने देती। इसलिए प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर है ना वापस लौट आती है, पृथककारी सतह से टकरा कर क्या आ जाती है, वापस लौट आती है। जो वापस लौट आती है तो यहीं से लौट आएगी, लेकिन ये आती हुई दिखाई कहाँ से देगी, वक्रता केंद्र या C से आती हुई दिखाई देगी। ये क्या है, तीसरा नियम है। ये क्या है, तीसरा नियम। अब बात करते हैं अपन चौथे नियम की। चौथा नियम क्या है वो देखो, चौथा नियम। चौथा नियम क्या है कि अगर प्रकाश किरण ध्रुव से P से
P से या ध्रुव से किसी एंगल या कोण पर टकराती है। यदि प्रकाश किरण ध्रुव पर किसी कोण से टकराती है, यदि प्रकाश किरण ध्रुव पर किसी कोण से टकराती है तो वह उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी, तो वह उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। समझ गए ना, वह उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। कैसे, देखिए ये P है, अब मान लो इससे किसी कोण पर टकराती है इस प्रकार से, इस प्रकार से किसी कोण पर टकराएगी, सही हो जाए, ठीक है। तो यह उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। देख लो ये I हो गया और ये क्या हो गया, R। क्लियर है ना। यदि ध्रुव से किसी कोण पर प्रकाश किरण टकराए ना तो वह उतने ही कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो वह उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर यही बात अपन उत्तल दर्पण में लागू करें, अगर यही बात अपन उत्तल दर्पण में लागू करें तो देखो क्या होगा, ये P है, ठीक है, यहाँ पे ये F हो गया, इसका दुगना क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब प्रकाश किरण अगर यहाँ पर इस प्रकार से टकराए, अगर प्रकाश किरण यहाँ पर इस प्रकार से टकराए ध्रुव पर, ठीक है, तो वह उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, तो वह उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या थे, परावर्तन के या दर्पण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम थे। इन नियमों की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, गोलीय दर्पण की सभी स्थितियों के लिए, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब सीखने के लिए आपको आवश्यक रूप से यह अति आवश्यक है, वेरी वेरी कंपल्सरी है कि ये नियम आपको आने चाहिए, ठीक है, आवश्यक रूप से आवश्यक है ये। क्लियर है। देखो एक बार दोबारा देख लीजिए ये नियम कौन कौन से हैं। हाँ, पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है, ये देख लो मुख्य फोकस से गुजर गई, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये मुख्य फोकस से गुजर रही है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई, ये हकीकत में इस डायरेक्शन से आएगी और मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर, लेकिन आती हुई कहाँ से दिखाई देगी, मुख्य फोकस से आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। उसके आगे क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरे तो वह अपने पथ पर ही वापस लौट आती है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण है वो दर्पण पर क्या होती है, अभिलंब होती है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंब होती है, ठीक है। चौथा नियम क्या है, लास्ट एंड फाइनल फोर्थ रूल है कि अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव से किसी कोण पर टकराती है, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव से किसी कोण पर टकराती है तो वह उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, तो वह उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये क्या थे, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम थे, ठीक है। इन्हें एकदम कंपलसरी रूप से, आवश्यक रूप से ढंग से याद कर लेना। उसके बाद अपन बात करेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।